फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। आज अब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। मानचित्र के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। मानचित्र से हम लोग कहीं भी ट्रैवल्स कर सकते हैं ईज़िली और भटकेंगे नहीं, सही जगह पे पहुँच सकते हैं। जैसा कि जब अंग्रेज़ भारत पे आए थे तो उनके पास कंपास और प्लस मानचित्र सही डायरेक्शन का था। जिस तरीके से देखा जाए, जैसे ये यूरोप है, ये यहाँ पे अफ्रीका, थोड़ा सा सही से नहीं बना, अफ्रीका है, ये भारत है। वैसे भी मिडिल ईस्ट से हमारा संबंध पहले भी था अंग्रेज़ों का, और हम ऐसे आते जाते थे, लेकिन वो लैंड था प्लस थोड़ा बहुत समुद्री का, यहाँ जिब्राल्टर संधि के थ्रू ये यूरोप इस तरीके से और केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचता था, कालीकट पे, बंदरगाह पे। ये बेहतर मानचित्र और बेहतर कंपास की वजह से ऐसा हो पाया जो उन्होंने डेवलप किया था उस समय। तो ये मानचित्र के फ़ायदे होते हैं। फ़िलहाल हिस्ट्री में थोड़ा बहुत बता दिया था। ज्योग्राफी के हिसाब से देखते हैं मानचित्र क्या होता है। ग्लोब के महत्व के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, अगर नहीं पढ़े हैं तो कृपया जाके पहले उसको पढ़ें, फिर मानचित्र के बारे में देखें। ठीक है, तो चलते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपना देश, अपना राज्य, जिलों, शहर एवं गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। जैसे कि ग्लोब के बारे में जो हम बता रहे हैं, तो ग्लोब मोटा मोटा पूरी पृथ्वी पे कैसी हवाएं होती हैं, कौन से देश किस जगह पे है, कौन सा महाद्वीप किस जगह पे, इसके बारे में बता देता है। लेकिन पर्टिकुलर जगह पे जैसे भारत देश अगर आया तो ग्लोब पे बता देगा कि भारत, लेकिन भारत के कुछ राज्य हों, ये सब चीज़ें संभव नहीं है ग्लोब पे बताना, या अपने ज़िले के बारे में, या उससे भी छोटा विलेज, टाउन, इन सभी के बारे में। तो उसका मानचित्र होता है, खाका तैयार किया जाता है कि कौन सी जगह पे कहाँ पे क्या है। अपने देश राज्य ये हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींची गई चित्र है। ग्लोब 3D होता है, मानचित्र 2D होता है। एक भाग का पैमाने के मध्य चपटी सतह खींची गई, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। इसे से मानचित्र पूरी तरीके से 2D में लाना थोड़ा पॉसिबल कम हो जाता है। मानचित्र हमारी ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें कुछ नीचे वर्णित है। कहने का मतलब है कि मानचित्र जैसे आप एटलस में देखते होंगे तो एक पॉलिटिकल होता है, एक फिजिकल होता है। जैसे किसी में आपको पहाड़ और नदियों के बारे में बताया जाएगा और किसी में आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे किस कंट्री में, या उस कंट्री में कौन कौन से सिटी हैं। तो इस तरीके से बताया था। एक ही मानचित्र में सब कुछ रखना थोड़ा सा घौच पौच हो जाएगा और संभवतः अच्छा नहीं लगेगा। ब्लॉक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आओ कुछ देखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखाचित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से एक गेंद को काट दें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि उस प्रकार रेखा चित्र पर रूप बिगड़ जाता है। ये बता रहे हैं कि ग्लोब से अगर करते हैं
और उसको अगर 2D में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत रेखाएं जो होती हैं वो बिगड़ जाती हैं, जो कि सही है। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, वही फिजिकल एंड पॉलिटिकल मानचित्र, और थीमेटिक मानचित्र, दूरी कैसे मानचित्र में होता है ये सब बताया जाएगा। तो देखते हैं भौतिक मानचित्र के बारे में। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि के दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक एवं उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। मतलब पृथ्वी के जैसे पर्टिकुलर एरिया में, जैसे भारत के बारे में अगर हमने बताया तो भारत में कहाँ पे यहाँ ये पहाड़ है, ये इधर आपका अरावली है, इधर यहाँ पे पर्वत है, ये नदियाँ हैं। इस तरीके से जो मानचित्र बनता है उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक मानचित्र, जिसमें पर्वतों के बारे में, पठारों के मैदानों के बारे में और नदियों, महासागरों इत्यादि के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक मानचित्र जो होता है राज्यों, नगरों, शहरों एवं राज्यों, नगरों, शहर, गांव के विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन एवं उद्योग आदि की वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अक्सर आप मानचित्र जैसे इस तरीके से अगर है यहाँ पे, तो कोई भी मानचित्र है तो यहाँ पे आप देखेंगे सड़क के लिए कुछ इस तरीके से रहेगा, रेलवे लाइन के लिए कुछ इस तरीके से रहेगा, नदियों के लिए नीले कलर का ऐसे डॉट डॉट रहेगा। तो ये उनके सिंबल होते हैं, जिससे मानचित्र में आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं कहाँ से कौन सी चीज़ गई है, नदी कहाँ से गई है, सड़क कहाँ से गई है, रेलवे स्टेशन कहाँ से गया। दूरी के निर्धारित कर देते हैं कि मानचित्र में अगर 1 इंच की दूरी है तो कितने किलोमीटर के बराबर होगी, या सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो ये चीज़ बता रहे हैं। और थीमेटिक मानचित्र के बारे में, जैसे अब आजकल हम लोग फिजिकली मानचित्र सड़क करते हैं, तो सड़क मानचित्र में वन कहाँ पे है, वर्षा कहाँ पे ज़्यादा होती है, चेरापूंजी में जैसे वर्षा होती है, कहाँ पे कम वर्षा होती है, थार डेजर्ट में कम वर्षा होती है। तो ये सारी चीज़ें मानचित्र में जो दर्शाई जाती हैं वो थीमेटिक मानचित्र होता है। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाते हैं, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त किया जाता है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बताया जाता है कि मतलब 1 इंच की बराबर या 1 सेंटीमीटर या 1 नैनोमीटर के बराबर इतना किलोमीटर, इस तरीके से होता है। की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पे 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर का स्थल 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र
कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए ये यूरोप है, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये इस तरीके से एशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। अब इनके बीच की डिस्टेंस को अगर किया जाएगा तो जाहिर से ज़्यादा मानचित्र पे इतना तो दर्शा नहीं सकते, इतना बड़ा मानचित्र नहीं रह सकते, तो छोटा सा एक मानचित्र रहेगा जिस पे हम ये बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, इस तरीके से हम दर्शाएंगे। लेकिन अगर बाय द वे मेरे गांव का है, आपके गांव का है, तो उसमें क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया को हम लोग दर्शा रहे हैं मानचित्र में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जाहिर सी बात है, छोटी सी चीज़ को अगर हम बड़े पे दिखाएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम रख सकते हैं। ये बॉक्स में क्या है, आओ कुछ करके सीखें। 4.1 को देखिए और वहाँ एक पैमाना बना है जिसका उपयोग स्थलों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एक वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस और एक करीब के घर के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि इस स्थल की दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए नहीं जा सकते हैं, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, इसके बीच सी से एम, एम से बी और बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ देते हैं। यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। अच्छा, ये यहाँ पे है, ये आपका पोस्ट ऑफिस है और ये करीम का घर है। तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, तो ये कुल दूरी यही बता रहा है। मानचित्र में दिशा भी बहुत ज़रूरी होती है। दिशाएं वैसे तो देखा जाए ये नॉर्थ, साउथ और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, लेकिन रियलिटी में ये भी दिशाएं होती हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से 8 दिशाएं बीच की भी होती हैं। दिशा अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, ये कर लीजिएगा। कंपास के बारे में बात कर रहे थे जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत पे इजीली तरीके से पहुंच गए थे। हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशा का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। ये जैसे कंपास होता है तो कंपास की जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पे हमेशा रहेगी, जिसकी वजह से
बाकी दिशाओं का ज्ञान हम आसानी से कर सकते हैं। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां एवं कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब इन चिन्हों की सहायता से, जैसे ये रेलवे लाइन, जब शुरू में ही मैं बता रहा था, ये रेल लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, इस तरीके से रहता है। ये मीटर लाइन की है, ये रेलवे स्टेशन के बारे में बता रहा है, ये बड़ी लाइन के बारे में बता रहा है। सड़कें पक्की और कच्ची, पक्की सड़कें कुछ इस तरीके से, कच्ची सड़कें इस तरीके से। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ये बताया जा रहा है। ठीक है, के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ये याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समिति रूढ़ प्रतीक होती है, कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं, जो ये हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ ही है, बहुत सारे होते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों और पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया। रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षणों पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी को बताना होता है तो ये बोलते हैं कि यहाँ से राइट मुड़ना है, फिर लेफ़्ट जाना है, फिर उसका राइट जाना है, इस तरीके से करके और बताते हैं कि, तो ये रेखाचित्र मानचित्र हो गया। खाका, एक छोटा क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने को मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। जैसे अपने कमरे की लंबाई, हम चौड़ाई और ऊंचाई इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं, इसे खाका बोलते हैं। फिर इधर से ऐसे मान लीजिए होल करेंगे, फिर ये बाथरूम, किचन, इस तरीके से निकालने को ये खाका बोला जाता है। एक छोटे से एरिया को हम लोग अच्छे से रैंडम 2 क्वेश्चन उठाते हैं। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो प्रधान दिग्बिंदु नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। तो मानचित्र के पैमाने पे आप क्या समझते हैं? मानचित्र के पैमाने को जैसे बताया जाता है कि इतने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर या 500 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, जिस तरीके से पैमाने से हम मानचित्र बनाते हैं, यही समझते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच का अंतर क्या होता है? मानचित्र बड़ी चीज़ों के बारे में दर्शाने में होता है, छोटा मानचित्र, बड़ा मानचित्र। खाका जो होता है एक छोटे से एरिया के बारे में पूर्णतः जानकारी को खाका कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? एक आपका भौतिक मानचित्र होता है, एक राजनीतिक मानचित्र होता है, एक थीमेटिक मानचित्र होता है।
तो इस तरीके से हमारे सारे प्रश्न आप सॉल्व करिएगा, अच्छा लगेगा ज़रूर। इस तरीके से हमारा ये चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी कुछ देर बाद और चैप्टर को भी कंप्लीट किया जाएगा, जल्दी जल्दी इसको खींचेंगे। केवल ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक लाइन से रटने की ज़रूरत नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग बस हम लोग रख रहे हैं। ये नई वाली एनसीईआरटी है, जिससे जब हम लोग महेश वर्डवाल या पेरियार को जब पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें पहले से क्लियर रहेंगी और समझ में आसानी से आएगा। आंसर राइटिंग करने में या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी होगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। बाय। गुड नाइट।